हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हमारे पास ये टू लेवल्स हैं, ठीक है, ये टू लेवल्स हैं, इसमें और कितने एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों एनर्जी लेवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ और एनर्जी लेवल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये डिस्क्रीट हुए तब तो हम काउंट कर सकते हैं, बट अगर ये कंटिन्यूस होते हैं, एक्चुअल में ये कंटिन्यूस ही होते हैं, अगर ये कंटिन्यूस होते हैं तो ये इनको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, दो लेवल के बीच में जितने भी एनर्जी लेवल्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डीई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जीई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिंबल देख के कंफ्यूज मत होना, इसको डी भी लिखा जाता है, समटाइम्स जी भी लिखा जाता है, ठीक है। अब हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड करना है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं वो किसके इक्वल होता है, हमने डेरिवेटिव करना है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स का। ये ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। अब जैसे मैंने एक पार्टिकल रखा, ठीक है, एक पार्टिकल रखना है। अब इन दोनों लेवल में कहीं पे भी मैं रख सकती हूँ, अगर इन दोनों लेवल के बीच में या फिर इन दोनों लेवल में मैं कहीं पे भी रख सकती हूँ, तो इस पार्टिकल की वेज देखो, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है, वो किसी में भी हो सकता है। तो अरेंजमेंट्स को, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने टू कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, टू कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या वेज बन सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है। या तो दोनों पे हेड हेड आए, ठीक है, या फिर दोनों पे हेड हेड आए, या फिर फर्स्ट वाले पे हेड दूसरे पे क्या आ जाए, टेल, या फिर पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो ये क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब तक हमें नंबर ऑफ वेज पता नहीं चलेंगे तब तक हम ये नहीं फाइंड कर सकते कि हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कितने हैं, कितने हमारे पास यहाँ पे एनर्जी लेवल प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस का केस है, ठीक है। तो अब हमारा मोटिव क्या है, हमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स चाहिए। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकलेंगी, हमने ई की टर्म्स में लेके आना है, उसका ई के साथ डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन फेस स्पेस, वन फेस स्पेस शेल, ठीक है। अब ये क्या है, अब यहाँ पे ये फेस स्पेस क्या है पहले तो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको अगर डिस्क्राइब करना है, ठीक है, मुझे कंप्लीटली, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि हाँ मेरे, ठीक है, मेरे साथ में या फिर मेरे ऊपर ही आप क्या लगाओगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, फिर आप बताओगे कि हाँ मैं एक्सेस में एक्स में इतना खड़ी हूँ, वाई में इतना हूँ और जेड में इतना हूँ। तो आप मेरी पोजीशन बता सकते हो बाय यूजिंग 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बट ये क्या, ये मेरे को, ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं मुझे। अगर आपको ये जानना है कि मैं कुछ टाइम बाद कहाँ पे होंगी, ठीक है, अगर आपको ये फाइंड करना हो कि मैं कुछ टाइम बाद कहाँ पे होंगी, एट टाइम टी कहाँ पे होंगी, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला, आप क्या फाइंड कर सकते हो, जैसे आपने निकालना है कि एक्स कैसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ, यही फाइंड करना चाहते हो, एक्स कैसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ। तो ये हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, कुछ टाइम बाद अगर आपको मेरी पोजीशन पता चल गई तो वो क्या हो जाएगा, मेरी वेलोसिटी निकल जाएगी। अब ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, ये मास पे भी डिपेंड करेगी। तो अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है, मोमेंटम। तो किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी बॉडी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी डायनामिक्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चाहिए,
ठीक है, और 3 हमें मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं इसको फेस स्पेस। अगर सिर्फ एक्स वाई जेड में देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल स्पेस। ये क्या है? कॉन्फिगरेशनल स्पेस। और अगर तीनों को कंबाइन कर देंगे, 3 ये और 3 ये क्या बन जाएगा? फेस स्पेस, ठीक है। तो फेस स्पेस बना किसके लिए है? ठीक है, जब कंप्लीटली किसी बॉडी को डिस्क्राइब करना, उसके डायनामिक्स को एक्सप्लेन करना हो कि हाँ यहाँ पे टाइम 0 पे मैं यहाँ पे हूँ, टाइम t के बाद मैं कहाँ पे होंगी, या फिर किसी भी टाइम पे अगर फाइंड करना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो फेस स्पेस पूरी बॉडी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा। अगर आप 1D में हो, ठीक है, अगर तो आप 1 डायमेंशनल में हो तो आपको सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक x तो उसके रिलेटेड px हो जाएगा। अगर आप 2 डायमेंशनल में हो तो आपको क्या चाहिए? xy, तो इसके क्रॉसपोंडिंग px, इसके क्रॉसपोंडिंग py। अगर आप 3D में हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो फेस स्पेस की डायमेंशंस क्या है, फेस स्पेस की डायमेंशन, इसमें कितनी डायमेंशंस है? 2, इसमें कितनी है? 4, इसमें कितनी है? 6, ठीक है। तो डायमेंशन भी पूछ सकते हैं आपको। तो 1D में 2, 2D में 4 और 3D में आपके पास 6 डायमेंशन होती हैं। अब उसके बाद अब हमने क्या किया है, अगर हम फेस स्पेस को, ठीक है, फेस स्पेस को डिवाइड कर दें, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक फेस स्पेस लिया, ठीक है, एक स्पेस लिया जो किसके बीच में होगा? एक तरफ एक्स एक्सिस होगा, एक तरफ पी एक्स होगा। द ग्राफ बिटवीन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड फेस स्पेस। अब यहाँ पे हमने इसको छोटे छोटे सेल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक सेल या फिर एक पार्ट का कितना वॉल्यूम होगा वो हमने लेट कर लिया h रेज टू पावर f। h रेज टू पावर f भी चाहे मत लिखो, इसको लिखो h रेज टू पावर d। d क्या है हमारे पास? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एक सेल का वॉल्यूम कितना होगा? एक सेल का वॉल्यूम हो जाएगा h रेज टू पावर d, ठीक है। d क्या है आपके पास? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑलवेज यूज किया जाता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस में। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस कॉन्फिगरेशनल स्पेस बोल सकते हो आप, ठीक है, कॉन्फिगरेशनल स्पेस, या फिर क्या बोल सकते हो इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में। अब एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक पार्टिकल को डिस्क्राइब, मिनिमम number of coordinates required to describe a particle is called degrees of freedom। सिर्फ आपने कब देखना है? सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में देखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपने निकालनी है, जैसे यहाँ पे ये क्या है? x y z, कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, सिर्फ मोनोटॉमिक पार्टिकल है, मींस एक ही पार्टिकल है, वो फ्री घूम रहा है स्पेस में। अगर वो फ्री घूम रहा है स्पेस में तो इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप इस पार्टिकल को अगर बताना है कि ये कहाँ है, आप इसका x कोऑर्डिनेट बताओगे, फिर y बताओगे, फिर z बताओगे, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। बट अगर मैं ये बोल दूं कि ये पार्टिकल क्या है, सिर्फ 2 डायमेंशन में मूव कर सकता है, ये पार्टिकल z और y में मूव कर सकता है, तो मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ कंडीशंस लगा दी हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दी हैं कि अब ये पार्टिकल सिर्फ z-y प्लेन में घूमेगा, ठीक है। तो अब हमारा पार्टिकल सिर्फ इस प्लेन में घूम रहा है, तो इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको?
सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्योंकि इस एक्सेस में तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, तो 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3n माइनस k। ठीक है, k हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। d हमारा हो जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, k क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप इसी पार्टिकल की बात करो, ठीक है, अब अगर तो ये 3D में फ्री स्पेस में घूम रहा है तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई, तो यहाँ पे k की वैल्यू 0, पार्टिकल 1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3। अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल सिर्फ ZY प्लेन में मूव कर रहा है, अगर ये ZY प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो x एक्सिस में नहीं जा सकता, तो कंस्ट्रेंट कितनी लगी है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू 1, यहाँ पे k की वैल्यू 1 हुई, पार्टिकल 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल सिर्फ y एक्सिस में मूव कर रहा है, पार्टिकल सिर्फ y एक्सिस में मूव कर रहा है, तो कंस्ट्रेंट्स कितनी लगेंगी, 2 कंस्ट्रेंट्स लगेंगी, ना तो इसमें जा सकता है ना इसमें जा सकता है, तो 3 माइनस 2 1, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसे आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ फ्री पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ फ्री पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है, फ्री पार्टिकल की बात करोगे तो आपने यहाँ पे क्या लेना है, d को डायमेंशन सेलेक्ट करके चल जाओ। d क्या है, डायमेंशंस है। यहाँ पे नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करो f से, डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करो f से, ठीक है, और यहाँ पे d को क्या लेट करो, डायमेंशन। अगर आप 1D में हो, ठीक है, तो d की वैल्यू 1 है, अगर 2D में हो तो d की वैल्यू 2 है, अगर 3D में हो तो d की वैल्यू 3 है। ठीक है, डायमेंशंस कहाँ यूज होंगी वो भी बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ ये मान लो कि जो d है वो क्या है, डायमेंशंस है। d की वैल्यू 1 है, 1, अगर d की वैल्यू 1 है तो 1D की बात कर रहे हो, 2D में d की वैल्यू 2 है, 3D में d की वैल्यू 3 है, और f की वैल्यू क्या है, f क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो हमने अभी लिखा था f इज इक्वल टू 3n माइनस k। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे डिग्री डायमेंशंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे h रेज टू पावर d है, अगर 1D में आओगे तो h हो जाएगा, अगर 2D में जाओगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3D में जाओगे तो h क्यूब हो जाएगा। तो हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस। अब इस वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूं, क्योंकि फेस स्पेस बना होता है एक पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, कोऑर्डिनेट से, तो ये हो सकता है वॉल्यूम ऑफ फेस, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। डिवाइडेड बाय h रेज टू पावर d। ठीक है, पुश जो फेस स्पेस है वो 2 चीजों से बना होता है, एक पोजीशन स्पेस से और एक मोमेंटम स्पेस से। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ 1D की बात करें, ठीक है, अगर हम सिर्फ 1D की बात करें तो हमारे पास जो 1D में हम क्या मान सकते हैं, एक ऐसा मानते हैं कि पार्टिकल 1D बॉक्स में प्रेजेंट है। अब 1D में हमने क्या माना है, कंसाइडर अ पार्टिकल, कंसाइडर अ पार्टिकल इन 1D
बॉक्स। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे फ्री है। अब अंदर पोटेंशियल जीरो है, बाहर क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर पोटेंशियल जीरो होगा तभी तो पार्टिकल अंदर फ्री होगा। अगर पार्टिकल फ्री है तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। तो पार्टिकल की टोटल एनर्जी ये हो जाएगी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2me/रूट, यही हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे देखें, जब भी हम 1D की बात करेंगे, ठीक है, 1D में वॉल्यूम नहीं होता है, क्या होगी, लेंथ होगी। अगर आप 2D में जाओगे तो वॉल्यूम किस में चेंज हो जाएगा, एरिया में। 3D में रहोगे तो वॉल्यूम ही होगा, इसका ध्यान रखना। अगर हम 1D में हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लेंथ। अब देखो, अगर आपने ये दोनों चीजें निकालनी है, अब 1D की बात कर रहे हो तो h⁻1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यूज निकालनी है आपको फेस स्पेस में, ठीक है, फेस स्पेस में ट्राइजेक्टरी क्या होगी पार्टिकल की, वो पता होनी चाहिए। तो ट्राइजेक्टरी कैसे निकाल सकते हो, ट्राइजेक्टरी निकालने के लिए एक तरफ एक्स एक्सिस बनाओ, एक तरफ उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कोऑर्डिनेट बनाओ, ठीक है, ये बना लिया। अब देखो पार्टिकल सपोज यहाँ पे है, ठीक है, इस पोटेंशियल की लेंथ हमने क्या मान ली, एल मान ली, ठीक है। अब देखो पार्टिकल अगर यहाँ पे भी ना हुआ, सपोज कर लो यहाँ पे ही है, ठीक है, अगर यहाँ पे है पार्टिकल फ्री है, ठीक है, पार्टिकल अगर फ्री है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं जा रहा। अगर रेस्ट पे जाएगा तो कुछ पोटेंशियल होगा, बट हमने क्या माना है, अंदर पोटेंशियल जीरो है, तो पार्टिकल कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे है उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी है तो उसका कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। अगर मोमेंटम है, सपोज कर लो उसके पास इतना मोमेंटम है, ठीक है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पार्टिकल एक ही है, एक ही पार्टिकल है, उसका मोमेंटम कम चेंज होगा जब वो किसी के साथ स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अगर कोई नहीं मिल रहा वो सीधे स्ट्रेट चला जाएगा, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, एल डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पार्टिकल इस वॉल के साथ टकराएगा, ठीक है। अब इस वॉल के साथ टकराएगा, अगर मैं ही, ठीक है, इसको नीचे मारूं तो हमारे पास, इसको तो क्या ही नीचे मारना, जैसे बॉल ली मैंने, एक बॉल को अगर आप दीवार में मारोगे तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे, जो वो वापस आएगी जिस वेलोसिटी से आपने मारा था, जब वो रिटर्न करेगी वो सेम वेलोसिटी से नहीं आती है। एक बॉल आपने थ्रो की यहाँ पे, ठीक है, अब वो वापस आएगी, वो सेम वेलोसिटी से नहीं आएगी, क्योंकि जब वो इस बॉल के साथ कोलाइड करेगी तो कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर देखोगे, अगर ये पार्टिकल इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, तो कुछ एनर्जी लॉस होगी। अगर एनर्जी लॉस हुई, ऐसे तो वो टकराता रहेगा और एनर्जी लॉस होती रहेगी, एक पॉइंट पे एनर्जी जीरो हो जाएगी। बट हमने क्या कंडीशन मानी है, पार्टिकल कभी भी रेस्ट पे नहीं आ रहा, तो उसकी एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो रही है। अगर एनर्जी जीरो नहीं हो रही है तो जब भी वो किसी के साथ कोलाइड करेगा वो कोलिजन इलास्टिक होंगी। इलास्टिक कोलिजन मीन जब भी कोलिजन होगी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो अगर ये कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो अब हमारे पास अगर पार्टिकल टकराएगा तो वापस आएगा सेम वेलोसिटी से आएगा। अगर यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रहा है तो वापस आएगा माइनस ऑफ v वेलोसिटी से, ठीक है। पार्टिकल का मास m है तो m हो जाएगा, यहाँ पे भी m। तो अब सडनली क्या है, मोमेंटम नेगेटिव में चला गया। जब वो वॉल के साथ टकराया एट एक्सिस इक्वल टू एल पे, तो मोमेंटम क्या है, नेगेटिव में चला गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ कांस्टेंट रहेगा उसका मोमेंटम, तो ये कांस्टेंट रहा। अब फिर से इस वॉल के साथ टकराया तो ये ऐसे हो जाएगा विद v वेलोसिटी। तो यहाँ से फिर सडन जंप करके फिर यहाँ पे चला जाएगा, तो इसकी ट्राइजेक्टरी क्या है, ये बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, फेस स्पेस ट्राइजेक्टरी है अगर कोई पार्टिकल 1D बॉक्स में प्रेजेंट है। अब देखो इसका एक्स पोजीशन की लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये सिर्फ इतना ही रह रहा है। लेंथ कितनी है, 0 to L, मीन्स टोटल लेंथ कितनी है, L है। तो लेंथ ऑफ पोजीशन स्पेस कितनी हो जाएगी, L इंटू
ठीक है, L इंटू, अब मोमेंटम की लेंथ देखो, मोमेंटम की लेंथ क्या है, यहाँ पे P मोमेंटम है, यहाँ पे माइनस P मोमेंटम है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, P माइनस माइनस P, तो P प्लस P इज इक्वल टू 2P। ठीक है, हम x एक्सिस में बात कर रहे हैं तो px, तो 2px, तो ये क्या बन गया, ओमेगा L क्रॉस 2px बाय h। ठीक है, तो हमने ऐसे किसी का भी हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओमेगा किसकी फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है, तो p की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ से 2me, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू L इंटू 2me बाई h। ठीक है, तो अब यहां से इसका डेरिवेटिव कर दो, डी ओमेगा बाई डी किसके इक्वल हो जाएगा, L इंटू 2me कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एक पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर दो, डिवाइडेड बाय h, तो यहां से 2 के साथ 2 कैंसल, L इंटू 2me रेस टू पावर -1 बाई 2h, तो ये डी ओमेगा बाई डी को डेंसिटी ऑफ स्टेट्स लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू पावर -1 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे L कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है और H भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू पावर -1 बाई 2। ठीक है, तो ऐसे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपको वेरिएशन आएगी कि कैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी के साथ वेरी करता है, यह हमने निकाला है 1D के लिए। ठीक है,